नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 15 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है जी। जैसे बनी हुई खाना सिर्फ खाना है, बस आपको देखना है और ध्यान से सुन समझ लेना है। आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और आज के इस पीडीएफ में, आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं उसमें से 13 प्रश्न एज इट इज पीडीएफ से है। तो आप पीडीएफ पहले वाले वेरीफाई भी कर सकते हैं, हवाबाजी बिल्कुल नहीं यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो आप पास्ट वाला पीडीएफ टेलीग्राम से खंगाल लीजिएगा, इसमें ये क्वेश्चन है या नहीं देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, गोल्डन गर्ल किसकी बायोग्राफी है ना। यहाँ पे ऑटो शब्द हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक अलग राइटर का भी सहयोग मिला था। तो गोल्डन गर्ल जो बायोग्राफी है ये पीटी उषा का बायोग्राफी है। ये भी पीडीएफ की सवाल है और ये मैंने कहाँ बताया था, मुझे अभी तक याद है, जब मैंने आपको बताया था कि भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में पिलवाल कंडी टेका परवीन उषा इनका पूरा नाम है, जिसे शॉर्ट में हम पीटी उषा कहते हैं, है ना। तो इन्हीं को चुना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और तभी मैंने ये बताया था कि इनके बारे में जो भी अस्त्र शस्त्र है, यानी किताब है, कहाँ की रहने वाली है, क्या खेलती है, कब अर्जुन मिला, कब कौन सा पुरस्कार मिला, कौन से खेल में पदक जीती, तो ये सब यहाँ से एग्जाम में आने की आसार बढ़ जाती है। और आज आ गया ना, तो इसी प्रकार से बातों को सुनते जाइए, फायदा में रहिएगा। तो पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ के नया में अध्यक्ष भी हैं। पीटी उषा की किताब गोल्डन गर्ल है। पीटी उषा को पयोल्ली एक्सप्रेस कहा जाता है। इसके अलावा पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, खेल जगत की उड़न परी भी कहते हैं। तो ये तीन उपनाम जो है पीटी उषा के लिए है। देखिए, उपनाम वाला जो क्वेश्चन है ये आपको एक हिमा दास का भी पूछा जाता है। तो हिमा दास को जो है ना ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। जिस प्रकार से इसे पयोल्ली एक्सप्रेस, उसी प्रकार से हिमा दास जो भारतीय राज्य असम के फर्राटेदार धावक हैं, तो इनको जो है ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। उसी प्रकार से मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उसी प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है ना। इसी प्रकार से कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। इसी प्रकार से राहुल द्रविड़ को दवाल कहा जाता है ना। इसी प्रकार से हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है ना। तो ये सभी बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, है ना। गोल्डन गर्ल पुस्तक जो लिखे थे पीटी उषा, तो इनका साथ मिला था लोकेश शर्मा का, है ना। तो ये कंबाइंड रूप से राइटिंग का काम किए थे इन पुस्तकों के लिए। जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कई सारे पुस्तक देखे होंगे, जैसे इग्निटाइडमेंट्स वगैरह हैं, तो ये पुस्तक में तिवारी जी का भी सहयोग मिला था। इनके अलावा पीटी उषा जी को 1985 में जो जाकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया की भूतपूर्व राजधानी है। अब जो नया राजधानी बना है इंडोनेशिया का, ये आपका नूसंतारा बना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जाकार्ता में जो एशियाई खेल हुआ था वहां पे 5 गोल्ड इन्होंने जीती थी, है ना। तो इस प्रकार से, और सियोल के जो रनिंग वाला प्रतियोगिता हुआ था वहां पे ये फेमस हुई थी। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। पीटी उषा जी को 1983 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1961 ईस्वी में हुई थी। और करंट से रिलेट करें इसे, तो अर्जुन पुरस्कार जो 2022 वाला मिला है अभी अभी, तो ये कितने खिलाड़ी को मिला है, तो ये 25 प्लेयर को दिया गया है। ठीक है, खेल के क्षेत्र में इंडिया में 3 बहुमूल्य पुरस्कार हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो अर्जुन पुरस्कार, एक आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये सिर्फ कोच को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। जो प्रशिक्षक का काम करता है खेल के अंदर, जो कोचिंग देने का काम करता है, उन्हें ही दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत भी पूछी जाती है, 1985 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना। तो इन पुरस्कार का नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। तो ये पुरस्कार जो करंट वाले मिले हैं ये आपको शरत कमल को दिया गया है, जो क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर 3 गोल्ड और 1 सिल्वर
पदक जीत के जो है कारनामा किए हैं। और इस बार का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है सिंगल पर्सन शरद कमल को ही दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 25 आदमी को दिया गया है। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की ईस्वी लिखना भूल गया, 1991 में शुरू हुआ था, 1992 तक जो है पहली बार जो विश्वनाथ आनंद शतरंज के जादूगर हैं उनको दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आपको भी इसी स्टाइल में सभी कुछ याद रखना पड़ेगा रिलेट करके, तभी आप अच्छा पकड़ बना पाओगे और कॉन्फिडेंस को जो है इंक्रीज कर पाओगे, है ना। अब कुछ यहाँ पे खिलाड़ी हैं जिनके आत्मकथा है, जैसे प्लेइंग एट माई बे बता रखे हैं। ये आपका ये प्लेइंग एट माई बे जो है ये आपका सचिन तेंदुलकर की किताब है। इसके अलावा स्टेट फ्रॉम द हर्ट ये कपिल देव की किताब है ना। इसके अलावा सनी डेज सुनील गावस्कर का किताब है सनी डेज। इसके अलावा अटूट मैरी कॉम का किताब है। मेरे जीवन का परीक्षण अर्जुन सिंह का किताब है। एंस्ट अगेंस्ट और सानिया मिर्जा, ये अभी एमटीएस में 9 मई को पूछा गया था, है ना। एस अगेंस्ट और, है ना। तो ये सब जो कुछ किताब हैं जरूर ध्यान रखना है। विन टू प्लेइंग, है ना, विन टू प्लेइंग साइना नेहवाल की किताब है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की किताब है। तो ये सब ध्यान रखना है। और मोहम्मद अली की, क्योंकि इसका निधन हो गया है तो इनको भी ध्यान रखना है। मोहम्मद अली कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के पेशेवर बॉक्सर थे, ये भी बताया हूँ, है ना। तो इनका जो किताब है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सौरभ गांगुली का किताब आपको ध्यान रखना है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक शतक काफी नहीं है, ये सौरभ गांगुली की किताब है। सुरेश रैना का किताब बिलीव है, इन्हें भी ध्यान रखना है। इनके अलावा जो आपका बीवीएस लक्ष्मण की किताब है 281 एंड बियॉन्ड, ये भी किताब है, इनके हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं फिलहाल, है ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अकबर के काल में किसने जब्ती प्रणाली को लागू करवाया था। देखिए अकबर के काल में राजा टोडरमल जो थे अकबर के जो है फिनेंस मिनिस्टर थे, राजस्व मंत्री थे, है ना, राजस्व मंत्री, है ना। तो ये जो है दहसाला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली को लागू करवाने में जो है टोडरमल जो है अहम भूमिका निभाया था। ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो राजा टोडरमल, एक चीज मैं बार बार बताता हूं, एक क्वेश्चन राइज होती है यहाँ पे कि अकबर जब 13 वर्ष की उम्र में अपना राज्याभिषेक कलनौर में करवाया था, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ करवाया था, कलनौर में करवाया था, है ना। तो उस समय उनके प्रारंभिक दिनों के रीजेंट कौन थे, तो बैरम खान थे, बैरम खान, है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई दफा आपसे पूछा गया है। इसके अलावा अकबर के जो दरबार में 9 कवि रहते थे, इसे नवरत्न कहा जाता है। मैंने नवरत्न के बारे में और भी बताया है ना। कृष्णदेव राय के जो 8 दिग्गज होते थे उससे अष्ट दिग्गज कहा जाता है, अष्ट दिग्गज जो विद्वान हुआ करते थे, है ना। इसके अलावा जो आपका विक्रमा ये शिवाजी हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। इनके दरबार में भी 8 जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रहते थे। जो विक्रमादित्य हैं यानी चंद्रगुप्त सेकंड है, उनके दरबार में जो 9 कवि रहते थे उसे भी नवरत्न ही कहा जाता है। तो गुप्त काल में विक्रमादित्य के शासन में मतलब मंत्रिमंडल को नवरत्न, और मुगल काल में अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न कहा जाता है। तो ये तो एडिशनल फैक्ट था। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। हाँ, अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट अभी अभी समझाया, बैरम खान थे। अकबर जो है कलनौर में राज्याभिषेक कितने वर्ष में करवाए थे, तो 13 वर्ष में करवाए थे। अकबर और हेमू के बीच कौन सी लड़ाई होती है, पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में, जिसमें अकबर की विजयी होती है। पानीपत की 3 प्रमुख लड़ाई हुई थी, 1526 में, 1556 में, 1761 में, ठीक है। तीनों में जो है आपका पहले में बाबर की विजय, दूसरे में अकबर की विजय और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली की विजय, ठीक है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया है, कहाँ करवाया है, फतेहपुर सीकरी में करवाया है। क्यों करवाया था, क्यों लॉटरी लग गई थी, नहीं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके अलावा अकबर फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाना की स्थापना करवाए थे, जिसे उनका उपासना भवन कहा जाता था। इसके अलावा अकबरनामा जो किताब है इनके लेखक अबुल फजल है, इसे ही अलग लैंग्वेज में आईने अकबरी कह देते हैं, तो सेम ही किताब है, ठीक है। इसके अलावा बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं है, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है, ये सब जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, ये सब ध्यान रखना है।
है ना। अकबर के काल को मुगल काल में साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है, विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 कौन था? तो भाई विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के लिए भारत के तरफ से विराट कोहली को चुना गया था। साथ ही मैंने ये भी बताया हूं कि इस डिकेड के, इस जो 10 साल का, इस दशकीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली है। ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस सेट के दौरान मैंने 37 वीडियो जो MTS के पहले बताया था, उसके दौरान मैंने ये चीज बता रखा हूं कि दशकीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। विराट कोहली ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 भी बने थे। वर्तमान में जो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 है, ये आपका बाबर आजम है। ODI में भी बाबर आजम है और ओवरऑल भी बाबर आजम है। इसके अलावा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न, अच्छा विराट कोहली के बारे में थोड़ा सा और, IPL में सबसे अधिक जो है रन विराट कोहली के नाम है। एक IPL में व्यक्तिगत रूप से हाईएस्ट स्कोर करने वाला खिलाड़ी भी विराट कोहली है, जो IPL 2016 में 971 या 72 रन जो है बनाकर सबसे हाईएस्ट स्कोर कर जो है ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी हैं विराट कोहली जो है शतक के मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा स्थान रखता है जी। 46 शतक लगा चुके हैं इन्होंने ODI में, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन के समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? बच्चा बता रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन के समय कितने मौलिक अधिकार थे। फिलहाल मैं दोनों का आंसर दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जैक्ट, ये तो यही बन रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन के समय कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, जो मैंने बता रखा है ना। तो 42वां संविधान संशोधन के समय 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। सब दिन इस बात को मैं जोर डाल के बताता आया कि 10 + 1 7 - 1, ये दोनों बात आपको ध्यान होनी चाहिए मेरी, है ना। 10 + 1 मतलब 11 मौलिक कर्तव्य हुए और 7 में से 1 गया तो 6 जो है मौलिक राइट, मतलब फंडामेंटल राइट बचा। तो ये कैसे हुआ, इसकी जाल मैंने पीछे का आपको बता दिया था सुलझा के। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए थे संविधान के अंदर। समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया, संसद के कार्यकाल में बढ़ावा किया गया, है ना, और भी बहुत सारे चीज बात की गई। तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जो है ये सभी कारनामा किए गए थे। इसके अलावा जो 11वां मौलिक कर्तव्य बनता है, ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के बाद मौलिक कर्तव्य 10 से बढ़ के 11 हो गई। अब ये क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाना कर्तव्य है, दिलाना कर्तव्य है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना या लेना मौलिक अधिकार है जी, फंडामेंटल राइट है। तो डिफरेंस क्या है भैया? तो डिफरेंस ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आर्टिकल 51 के ए में इस प्रकार की बात 11 को इसको समेट के रखा गया। और ये जो 6 से 14 वर्ष तक जो फंडामेंटल राइट है, शिक्षा लेने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के ए में है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये मैं डिफरेंस करके बता दिया कि भाई अगर एक ही चीज है तो फिर डिफरेंट क्यों है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल कर्तव्य क्यों है ना। इसके अलावा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जो भाग 4 पार्ट 4 के ए में रखा गया है और आर्टिकल 51 ए में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है, वहीं पे मौलिक अधिकार जो है USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के समय मौलिक अधिकार कितने थे? अगर ये वाली क्वेश्चन पूछी गई है तो 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट, बाद में एक घट गया जो वर्तमान में अब तक 6 है। अब ये कब घटा था? तो 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो आर्टिकल 21 को पहले जो है वेरीफाई करता था, माफ कीजिएगा 31 को, 31 नहीं 31 को। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो आपका संपत्ति के अधिकार है, राइट है, ये क्या हो गई है? विधिक अधिकार, और ये कहां पे है? आर्टिकल 300 के ए में है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? ये भी PDF है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण मिला है। कुछ बच्चे ने बताया कि इनको जो है पद्म पुरस्कार से रिलेट करके पूछा गया था, तो आपके सामने आंसर है दादा, आप देख सकते हैं। और पहले भी मैंने पढ़ा रखा है यामिनी कृष्णमूर्ति को, सोनल मान सिंह
को, मृणालिनी साराभाई को, चारू माथुर को, है ना, इन सब को कब मिला ये आप जो पंडित बिरजू महाराज को, रविशंकर साहब को, तो इन सब का आप देख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम के अन्य कलाकार टी बाला सरस्वती हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, सोनल मानसिंह में स्टार लगाइएगा। ये भरतनाट्यम के साथ साथ जो है ये ओडिसी नृत्य के नर्तांगना भी है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि नाट्य शास्त्र जो है ये आपका कौन लिखे हैं, तो भरत मुनि लिखे हैं, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो है तमिल है। मैं इसलिए बता रखा हूं, आने वाले दिनों को देखते हुए फेज 11 का जो है एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के लिए शास्त्रीय भाषा काफी आपको मायने रखेगा, क्योंकि अभी तक जो है इसमें शास्त्रीय नृत्य चल रहा है एमटीएस में, तो आने वाले एग्जाम्स में शास्त्रीय लैंग्वेज भी चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, शास्त्रीय लैंग्वेज मैंने बता रखा है कि साउथ के जो भी लैंग्वेजेस हैं सभी शास्त्रीय लैंग्वेज हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसके अलावा संस्कृत और ओडिसी, तो यही 6 जो लैंग्वेज है ये आपका शास्त्रीय लैंग्वेज है। कितने बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता है कि तमिल कहाँ बोली जाती है और तेलुगु कहाँ बोली जाती है, उनको लगता है कि सब एक ही जैसे है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है दादा। तमिल तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है और तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में बोली जाती है। कन्नड़ नाम से स्पष्ट है कर्नाटक में बोली जाती है और मलयालम जो है ये केरला में बोली जाती है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप एक बात से और याद रख सकते हैं, आपको जैसा कि पता है मैंने बताया है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है प्लस तमिल भाषा बोली जाती है। क्योंकि श्रीलंका की सीमा जो है हम इंडिया से तमिलनाडु के रिलेशन में देखते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो है साइड में मन्नार की खाड़ी, पाक जलडम रोमद, एडम ब्रिज या राम सेतु स्थित है। तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो यही हवा जो है श्रीलंका तक चली जाती है, इसीलिए श्रीलंका में भी तमिल बोली जाती है, ठीक है। और अन्य राज्यों के देशों की भी भाषा बताएं, जैसे भूटान के जोंगखा, है ना, बांग्लादेश के बांग्ला, इसके अलावा आपका म्यांमार की बर्मी, इसके अलावा आपका ये कौन सी देश है, मालदीव, मालदीव में क्या बोली जाती है, दिवेही। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जी, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जनगणना प्रथम बार अनियमित रूप से कब कराया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अनियमित रूप से और इरेगुलर कब कराया गया। भैया तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, ये पीडीएफ में है, और मैंने ये भी बताया है कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान में हुआ था। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी दिन छपेगा जरूर, है ना, ये भी क्वेश्चन दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। कौन कहा था आप लोग मुझे कमेंट करेंगे सलन्नत काल में। इसके अलावा 1881 से लगातार हो रही जो जनगणना है ये रिपन के समय से हो रही है। जनगणना किस सूची की विषय है, तो संघ सूची की विषय है, और संघ सूची में कितने मदों को शामिल किया गया है, 100, राज्य सूची में 62 और संवर्ती सूची जो है इसमें बहुत कम किया गया है, इसमें सबसे कम किया गया है संवर्ती सूची में, ठीक है। तो सबसे अधिक संघ सूची में, तो इसके बाद राज्य सूची में, और सबसे कम जो है संवर्ती सूची में मदों को शामिल किया गया है। मैंने ये भी बताया है कि इन तीनों सूची को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, और जिस विषय को अब तक इन तीनों सूची में शामिल नहीं किया गया उसे अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है, और ये अवशिष्ट अधिकार पे कानून बनाने का पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है, यानी केंद्र सरकार को है, ठीक है। देखिए मेरा एनालिसिस कराना ही मोटो नहीं है, मेरा एक ही मोटो है कि आपको जो है जीके जीएस में एक इस लेवल तक पहुंचा दूं कि आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है अननोन न लगे, है ना। आप एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखे और आपको लगे कि मैं पढ़ा हूं, पढ़ाया गया है मुझे, और एकदम सही करके आइए, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ाता हूं दोस्तों, नहीं तो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस तो आप बहुत सारे जगह से देख ही लेते होंगे, है ना। जनगणना संघ सूची की विषय बता दिया। आजादी के बाद प्रथम जनगणना जो है ये 1951 में हुआ था, पिछला जनगणना 2011 में हुआ था, वर्तमान जनगणना 2021 में प्रस्तावित है, ठीक है। 2021 में जो होने वाली जनगणना है ये 16वीं जनगणना होगी, और आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी, दोनों बात ध्यान रखना है। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी हिंदी में और अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है कुछ डाटा आपको ध्यान रखना है, राज्यों को रिलेट करके तो मैं बता ही चुका हूं। ओवरऑल डाटा भी आपको कुछ याद रखना होगा, जैसे फर्टिलिटी रेट कितनी है तो 2.2 है, दशकीय वृद्धि कितनी है 17.64 है, लिटरेसी रेट कितना है 74.04 है, सेक्स रेशियो कितना है 943 है, जनसंख्या घनत्व कितना है 382 है। तो ये सब कुछ बात ध्यान
ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश जो है मोस्ट पॉपुलेटेड है और लिस्ट पॉपुलेटेड कौन है, तो सिक्किम है। इस प्रकार से आपको कुछ बातें जो है ध्यान रखना होगा जनगणना 2011 के रिगार्ड में। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है किसी न किसी रूप में। अगला प्रश्न पूछा गया है भीमबेटका का गुफा कहाँ है। आप देखिए मैंने एक ही बार बताया है, भीमबेटका गुफा, बाघ का गुफा, अजंता, एलोरा, हम्पी का खंडर, बराबर का गुफा, ये सब जगह एक ही जगह बता दिया हूं। इसी प्रकार से जो स्तूप वाली क्वेश्चन है, धामुक का स्तूप, धामुक का स्तूप, केसरिया स्तूप, सांची का स्तूप, है ना, ये सभी मैं एक ही जगह बता देने का काम करता हूं। इससे मुझे लगता है कि आपको जो है याद रखने में सहूलियत होती होगी, और मुझे तो मतलब पर्सनली होता है ये चीज याद रखने में सहायक, है ना। तो भीमबेटका का गुफा जो है ये आपका एमपी में है, यहाँ भी पीडीएफ है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफा ये महाराष्ट्र में है। और मैंने ये भी कहा है कि जो ये गुफा है, ये जो गुफा है एलिफेंटा की गुफा तो महाराष्ट्र में है, लेकिन एलिफेंटा पास कहा जाएगा, पास मतलब दर्रा, तो ये आपका श्रीलंका में है जी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जाफना प्रायद्वीप भी आपका श्रीलंका में है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में फुर्सत के क्षण में एग्जामिनर इस क्वेश्चन को जो है अनवेल कर देता है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफा ये भी आपका मध्य प्रदेश में, ये जो क्वेश्चन का बेस ही है। अच्छा, बाघ की गुफा भी मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो चंदेल शासक ने बनाया था जी खजुराहो का मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बराबर की गुफाएं कहाँ है, बिहार में है। हम्पी का खंडर कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लिबर्टी का सिनोनिम पूछा गया है। लिबर्टी का सिनोनिम फ्रीडम हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, है ना, यानी जो केज में नहीं हो, इसे लिबर्टी कहते हैं जी, है ना। लाडली योजना किस राज्य में चलाया गया है, 4 दिन पहले भी और कल के पीडीएफ में भी बताया हुआ है ना। लाडली योजना, देखिए लाडली योजना 2 प्रकार की है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। ये दोनों की दोनों योजना एमपी सरकार के द्वारा यानी मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा पहल योजना ये ओडिशा से संबंधित है, नवीन पटनायक जी है अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री, है ना। तो इन्हीं के द्वारा जो है पहल योजना चलाई जाती है। देखिए पहल योजना जो है मैं बता रखा हूँ आपका, पहल जो है एक एलपीजी सब्सिडी से है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसके अलावा अम्मा योजना ये सिक्किम से संबंधित है। वात्सल योजना उत्तराखंड प्लस नॉर्थ ईस्ट दोनों जगह चलती है। उड़ान योजना राजस्थान और झारखंड में दोनों जगह चलती है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में चलती है। उड़ान योजना अगर केंद्र स्तर पे बात करें तो वायुयान वगैरह से संबंधित है। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, है ना। इस प्रकार से जो केंद्र सरकार की कुछ योजना है वो आपको ध्यान नहीं होगा, उजाला, उज्ज्वला, इंद्रधनुष, है ना, इस आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनधन, मुद्रा, है ना। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, है ना। तो ये सब तो आपको आता ही है, इतनी बार रिवीजन करवा दिया दोस्तों की अब तो जबान पे छप गई होगी। इसके अलावा जीवित कोशिका की क्रियात्मक और संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं, जीवित जीवन का, तो इसे भाई सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है ना, किसी भी जीव के जीवन के सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका सेल कहते हैं। तो ये सीधे सीधे कोशिका आंसर देना था इसका। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, हेक्सले ने कहा, ये बात भी बता दिया हूं। सेल वाल किस प्रकार के कोशिका में यानी किस सेल में होते हैं, तो ये आपका पादप कोशिका, प्लांट जो है इनमें होता है, एनिमल में नहीं होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और तत्पश्चात ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका का खोज जो है काम किए हैं खोज करने का। इसके अलावा मोनोपोली का वन वर्ड सॉल्यूशन पूछा गया है। देखिए मोनो का मतलब होता है दोस्तों एक, मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हेप्टा का मतलब 7 होता है, ओक्टा का मतलब 8 होता है, नोना का मतलब 9 होता है, डेका का मतलब 10 होता है। तो इस प्रकार से अगर आप साइंस से केमिस्ट्री पर रखें ना तो ये अंग्रेजी में भी काम आ जाती है जी, है ना। मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका, इस प्रकार से, ठीक है। तो मोनो का मतलब एक होता है, पोली का मतलब यहाँ पे है, जैसे मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार, है ना, एक छत्र राज नहीं बोलते हैं करने को, उसे मोनोपोली कहते हैं जी। मोनोथेइस्ट, मोनो अगर लगा दिए इसमें थेइस्ट लगा दिए तो आप जानते हैं कि थेइस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे एथेइस्ट और थेइस्ट आप जानते हैं ना कि थेइस्ट मतलब आस्तिक और एथेइस्ट मतलब नास्तिक हो जाता है। तो अगर मोनो लगा दिए हैं तो इसका मतलब एक धर्म, ठीक है ना। मोनोगेमी एक होता है, मोनोगेमी, GAMY, मोनोगेमी, है ना। तो इसका मतलब होता है एक विवाह प्रथा, है ना, एक विवाह प्रथा। बाइगेमी मतलब 2टा विवाह, है ना। अब पोलीगेमी मतलब बहुत सारा विवाह,
है ना। तो इस प्रकार से आप मोनो को रिलेट कर सकते हैं, आगे रूट वर्ड मोनो रखिए और आगे कुछ भी लगाएंगे तो वो एक के सेंस में अर्थ देगा, ठीक है। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था। शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो धमनी हो जाएगा, पीडीएफ में है ना। शरीर के अशुद्ध रक्त फेफड़ा तक कौन लेता है, सिरा ले जाता है। एट्री और वेन समझते हैं ना। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होती है और फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होती है, ये भी अपवाद है ना, क्योंकि वैसे तो सिरा में अशुद्ध होता है और धमनी में शुद्ध, लेकिन जो पुलमनरी है, जो फुफ्फुसीय है, इसमें धमनी में अशुद्ध और सिरा में शुद्ध होता है, क्योंकि ये जो है हृदय को एक बार रिसीव करने और एक बार देने का काम करता है, एंट्री पॉइंट पे होती है। इसके अलावा खून में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है, इसी के कारण तो खून का रंग लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। मनुष्य समतापी प्राणी होते हैं। समतापी प्राणी और असमतापी प्राणी क्या होते हैं मैंने आपको समझा चुका है, मगरमच्छ का धूप सेकने वाली उदाहरण को देकर, ठीक है, जिसमें 4 हृदय कक्ष होते हैं, 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। सभी प्रकार के रेप्टिलिया और उभयचर में 3 हृदय कक्ष होते हैं, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया होते हुए भी 4 हृदय चेंबर रखता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजेन का भंडारण शरीर में यकृत के अंदर होता है। लीवर जो है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे केमिकल का फैक्ट्री भी कहा जाता है। लीवर से ही पित्त का निर्माण होता है और ये आपका गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जाके जमा होता है, ठीक है। इसके अलावा किस बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, तो भाई ये पूछा गया है, तो मारमा गोवा। ये क्वेश्चन 100% नहीं है कि आया है कि नहीं आया है, लेकिन लौह अयस्क एक्सपोर्ट इतना बताया है बच्चे, तो मैं समझ गया कि लौह अयस्क एक्सपोर्ट वाला जो है एक ही क्वेश्चन बनती है ज्यादातर, कि किस बंदरगाह से जो है अधिकाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, तो ये मारमा गोवा। अभी 3 दिन पहले ही बताया है मैंने, ये मारमा गोवा बंदरगाह देश में सर्वाधिक लौह अयस्क को जो है प्रोड्यूस करता है। वर्तमान में सबसे अधिक लौह अयस्क का खनन उड़ीसा राज्य में होती है। कर्नाटक में भी कद्रमुख लोहा का खान है और उड़ीसा में बादाम पहाड़ी का है। भंडारण कद्रमुख में ज्यादा है, लेकिन उत्खनन बादाम पहाड़ी में ज्यादा हो रही है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रघुराम जी राजन के द्वारा लिखा गया है। रघुराम जी राजन को जान रहे हैं ना, उर्जित आर पटेल से, यही थे आरबीआई के अध्यक्ष, फिर उर्जित आर पटेल बने और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, तो ये 23वें आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। आजकल जो आप ये गूगल पे ये यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में लाने का श्रेय रघुराम जी राजन को ही दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके जो पुस्तक पूछा गया था, तो इनके प्रमुख पुस्तक है, ऑप्शन तो है नहीं, तो व्हाट डू आई डू, इस प्रकार की पुस्तक है, इन्होंने लिखा। द थर्ड पिलर है ना, प्लेइंग विथ फायर, तो ये तीनों के तीनों पुस्तक जो है रघुराम जी राजन के हैं। आप लोग बताइएगा कि इन तीनों में से ऑप्शन में था या नहीं, या फिर क्या ऑप्शन था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ और प्रश्न है, जैसे यहाँ पे मैं आऊं, जो प्रश्न आपको पूछा गया है आज, तो ये प्रश्न है आपका एक सेकेंड, हाँ, लाडली योजना हो गया था। इसके अलावा जीवित कोशिका हो गया था, पोलियो हो गया था, है ना। इसके अलावा आपका पूछा गया है कि ट्रेजरी बिल से एक क्वेश्चन आया जी, ट्रेजरी बिल से। अब ये क्वेश्चन क्या था जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है। काकोरी ट्रेन कांड में कौन कौन शामिल थे, है ना। काकोरी ट्रेन कांड है, लाहौर बम कांड है ना। इसके अलावा हसरा की स्थापना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है, एचआरए की स्थापना है, स्वराज पार्टी की स्थापना है, होम रूल लीग है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, अब कौन मेरे जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, ये एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो काकोरी कांड जो है, ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र रहेली, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद साहब, है ना। ये आपका 1925 में होती है जी। इसका मुख्य मकसद है कि इसका हथियार वगैरह लूट के जो है स्वतंत्रता संग्राम में लगाया जाए। अभी जो मैंने जितना कहा लाहौर कांड में, ये आपका भगत सिंह साहब थे, है ना, ये आपका 1929 में हुआ था। इसके अलावा होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक थे। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। हसरा की जो है भगत सिंह वगैरह थे। इनके अलावा जो आपका एचआरए है सचिंद्र सन्याल है ना। किसान सभा है सहजानंद स्वामी है ना। गदर पार्टी है लाला हरदयाल है। इंडिया हाउस है श्यामजी कृष्ण वर्मा है ना। तो ये सभी के सभी बात आपको भी इसी फ्लो में याद रखना होगा। दोस्तों आज जो है जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आया। जो बचे कुछ प्रश्न हैं सेकेंड शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 15 जून 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है।
सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों देखिए, कल के थर्ड शिफ्ट में मैंने मजाकिया वे में आपसे यह कह दिया था कि आज देखिए मुख्यमंत्री पंजाब का पूछा है, कल गोवा का पूछेगा, और यही सुन रहा था एग्जामिनर। और सेकेंड शिफ्ट में गोवा के मुख्यमंत्री भी पूछ दिए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भैया ये है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। जो न्यू शिक्षा स्कीम आया है, एनईपी आया है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये कब आया है? तो ये 2020 में आया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इस फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जीएसटी अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आपका असम आंसर दे देना है। ठीक है, असम जो है आपको आंसर दे देना है जीएसटी अपनाने वाले राज्यों में। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है इस फॉर्म में, हर घर जल वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो आपको गोवा दे देना है आंसर। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इस फॉर्म वाला जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन अपनाया? तो कर्नाटक। सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला राज्य तो असम, और सबसे पहले हर घर जल बनने वाला राज्य तो ये आपका गोवा। ठीक है, अब देखिए जो +2 10+2 वाला पहले हुआ करता था कि 10 मैट्रिक पास कर लीजिए, फिर 2 साल का आपका इंटर होगा 11वीं और 12वीं। इसके जगह पे जो न्यू शिक्षा स्कीम आया है इसमें आपको 5 3 3 +4 के फॉर्मेट में आएगा, है ना, 5 4 9 6 15, है ना। इस प्रकार से जो आपका चलेगा पढ़ाई लिखाई की सिस्टम। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री पूछ दिया गया है, कल पूछा गया था पंजाब का मुख्यमंत्री, है ना। तो 2022 तक गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत जी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर प्रमोद सावंत है। यहाँ पे लिखा है ये कल ही बताया। ठीक है, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि मैंने एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछते देखा हूं कि भाई अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उससे पहले कौन थे? तो आपको ये भी याद रखना है, एकनाथ शिंदे से पहले जो है उद्धव ठाकरे थे। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है, अभी अभी नव निर्वाचित हुए हैं, अभी जो है मेहंदी भी नहीं छूटा इनका। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ये शिवराज सिंह चौहान है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मध्य प्रदेश से आज योजना पूछा था, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, दोनों ही योजना बता रखे हैं। लाडली वाला जो एमपी से संबंधित है और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब हैं, है ना, बीजू जनता दल, है ना, नवीन पटनायक साहब। इसके अलावा असम के जो हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में क्या है एडिशनल? तो BAI, है ना, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा पंजाब की जो मुख्यमंत्री है जो कल पूछा गया था ये भगवान सिंह मान है। इनके बारे में क्या है भाई? तो ये आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये कांग्रेस निर्मित मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है जी। चलते हैं आगे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के रेस को क्या कहा जाता है? देखिए अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया है, एक बच्चे बोल रहे हैं कि ऑटो के रेस को क्या कहा जाता है, तो ऑटो के रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहां होती है भाई? खेल, है ना। इसमें दे रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाली ऑटोमोबाइल रेस को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से हो सकती है प्रश्न है। तो इसमें जो है 80% है कि भाई यही लैंग्वेज था या फिर इसका कोई अदर लैंग्वेज था। फिलहाल ऑटोमोबाइल रेस जो होती है इसे आप फार्मूला 1 रेस भी कहते हो। ऑप्शन में दिया गया था F1, तो F1 से भी रिलेट करते हो, है ना। ऑटोमोबाइल का मतलब ही होता है जो भी मोटर वाहन होते हैं ना, इस सेक्टर को ही ऑटोमोबाइल सेक्टर कहते हैं। और जो फार्मूला 1 रेस होती है कार की रेस होती है। तो ऑप्शन में F1 था, तो F1 राइट आंसर मेरे ख्याल से होनी चाहिए। आप लोग बताइएगा कि इसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे दूं। F1 को ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कि भाई अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, है ना, सिंगापुरियन ग्रैंड प्रिक्स, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता कौन है जी, है ना। तो अभी मैं नीचे कुछ बता देता हूं। अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स, देखिए मैं ग्रैंड प्रिक्स वाला अभी पूछा गया था आपको, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स पिछले वाले जब MTS का फेज चल रहा था तब, तो मैंने मैक्स वर्स्टापेन के सभी ग्रैंड प्रिक्स का नाम बता दिया है जी, है ना। बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2022 में मैक्स वर्स्टापेन। तो अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये भी मैक्स वर्स्टापेन, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये भी मैक्स वर्स्टापेन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये भी मैक्स
वर्स्टापेन इन्होंने जीता है। इसके अलावा जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये सर्जियो पेरेज जीता है। और अब जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है तो सर्जियो पेरेज को ही पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर तो मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं उनको पूछ लेगा एग्जामिनर, है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, बताइए कौन छोड़ने वाला है क्वेश्चन। इल्तुतमिश के पुत्री का नाम है रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। इतने क्वेश्चन में इस वीडियो के अंदर है, हम करीब 21 क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन अरपटा है जो मैं आपको नहीं बताया हूं। वो क्वेश्चन है कि बंगाली गद्य के पिता किसे कहा जाता है, मैंने कभी नहीं बताया, है ना। बाद में कि सभी क्वेश्चन बताया हूं जी, ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना ही वो शासिका है जो भारत की प्रथम महिला शासिका होने की जो है कीर्तिमान रची थी। इसके अलावा टका और जीतल नामक दो सिक्का कौन चलाए थे? इल्तुतमिश चलाए थे। आप लोग बताइएगा ये टका किसके बने हुए थे? जीतल नहीं पूछ रहा हूं, टका, ठीक है। इसके अलावा टका वर्तमान में बांग्लादेश का मुद्रा भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना भी किए थे 1206 ईस्वी में, तो इन्हीं के दामाद थे और गुलाम थे, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखने का काम किया था, लेकिन इसे निर्माण कार्य पूरा कराने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। बाद में फिरोज शाह तुगलक भी जो है इसके फ्लोर वगैरह बढ़वाने का काम किया था। इसके अलावा जो आपका एक तुर्कान चहलगानी है, इस दल की गठन भी इल्तुतमिश ने ही किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कौन से आवेश होते हैं आपसे पूछा गया, अभी कोई क्वेश्चन है जी, है ना। मैंने तो अल्फा बीटा गामा को रिलेट करके इसको बताया है, अगर जो भूल गया वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, मतलब, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सी आवेश होती है? देखिए प्रोटॉन पे होती है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन नहीं पूछा था जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा था, इलेक्ट्रॉन पूछा था, है ना, इलेक्ट्रॉन पूछा था, है ना। एक सेकेंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अच्छा चलिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही यहाँ पे लिख गई है, लेकिन प्रोटॉन के साथ साथ एक और कण पूछा था तीनों में से, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर पूछा है तो प्रोटॉन पे धनात्मक और न्यूट्रॉन पे जो है न्यूट्रल होता है जी, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये जो है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है भाई? निगेटिव। प्रोटॉन पे क्या होती है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? लड्डू, कोई भी चार्ज नहीं। उसी प्रकार से आपको अल्फा बीटा गामा को रिलेशन में लाना है इसके साथ, है ना, शादी करा देना है दोनों को, मैंने पहले ही बताया है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे शादी जो है सेम सेम वाले में कराना है। इलेक्ट्रॉन को आप किसके साथ ले जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन को हम ले जाएंगे जी बीटा के साथ। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना वही बीटा पे आवेश होता है, यानी निगेटिव, है ना। प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं वही अल्फा पे होते हैं, यानी पॉजिटिव, और जो गामा पे होती है वही होती है न्यूट्रॉन पे, यानी दोनों के पास लड्डू, कोई आवेश नहीं होती है ना। प्रोटॉन पे और या फिर अल्फा पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, गामा पे और बीटा पे और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज, और गामा पे और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं, है ना। तो याद रहेगा, दोनों को रिलेट करके जरूर याद रखिएगा। ये रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली एक कण है अल्फा बीटा गामा। कोई भी कण अगर अल्फा कण निकलती है तो मतलब उसकी पॉजिटिविटी जो है निकल रही है, बीटा कण ग्रहण करती है मतलब निगेटिविटी बढ़ा लिया अपना, है ना। तो इस प्रकार से आप समझेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपसे ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो देखिए इसका सूत्र है ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच, टॉ लिखिएगा, ईंट पर नाच, है ना। ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो टी से हो जाता है जे थॉमसन, यानी टी से थॉमसन, तो ईंट हो गया। पर मतलब पी से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन भी कहीं कहीं लिखता है लेकिन आप रदरफोर्ड याद रखिए। प से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन क्या हो गया? रदरफोर्ड। नो, ना से हो गया न्यूट्रॉन, और चौ से हो गया चैडविक, तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो ईंट पर नाच जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है खोजकर्ता के साथ जो है मैच किया गया है। इसके अलावा जेम्स चैडविक को, जो न्यूट्रॉन के खोज करता है, इसे 1932 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक्स किरण की खोज किसने किया था? वीवीआई आने वाले शिफ्ट के लिए काला जवान, है ना। तो ये एक्स किरण की खोज जो है विलियम रोएंटगन महोदय ने किया था, है ना। विलियम रोएंटगन महोदय जो है एक्स किरण का खोज करने का काम किया था, है ना। एक्सरे जो है ना, एक्सरे जो एक्सरे चिकित्सा में यूज होता है जी, फोटो, है ना। तो ये भी इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। न्यूट्रोनो, देखिए एक तो न्यूट्रॉन है आपका, एक न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो का खोज जो है पॉली ने किया था, पॉली, है ना। न्यूट्रिनो को खोज जो है पॉली ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा
एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रैमी अवार्ड 2022 के विजेता कौन है। अब इस प्रश्न का मैं एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड, आईफा अवार्ड कई कैडर में मिलते हैं, तो भाई किस लिए पूछा था ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की तरफ से ग्रैमी अवार्ड कौन कौन जीत चुके हैं। तो इंडिया की तरफ से 2 महारथी जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जो है अचीव कर चुके हैं। एक तो आपका पंडित रविशंकर साहब सितार में, और एक AR रहमान साहब जो वर्तमान में गायक हैं, है ना। तो इन दोनों साहब को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। फिलहाल ग्रैमी अवार्ड का लिस्ट देख लीजिए कि किसको किस में मिला है। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर 2022 के लिए ये जॉन बेसिस्ट द्वारा BR को मिला है, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक को लीव द डोर ओपन द्वारा। इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार ओलिविया रोड्रागो। हाँ, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन था। यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 अवार्ड के कैडर दिखा रहा हूँ ग्रैमी अवार्ड का, ठीक है। आप सबसे अच्छा रैप एल्बम, है ना, टाइलर द क्रिएटर। तो इस प्रकार से आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था, ग्रैमी अवार्ड के लिए क्या पूछा गया था, है ना। तो देखिए, जो क्वेश्चन बिना ऑप्शन के नहीं हो सकते तो उसका थोड़ा जवाब देना संभव नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। बाद बाकी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगला है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। आपको पूछ रखा था कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 352 होती है। मैंने इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो राष्ट्रीय आपात पूछा गया था आपको। 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन है। देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगती है, ये जानकारी आपको बहुत अवश्य है कि होना चाहिए। जब किसी राज्य की कानून व्यवस्था संवैधानिक ढांचे के अनुसार नहीं चल पाता है, तो उस राज्य का गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है, तभी जो है राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 360 ये जो है आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। इंडिया में वित्तीय आपात अब तक न लागू। इसके अलावा आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है, जो आपके सामने जो है अभी इसकी व्याख्या हमने करा है। इसके अलावा देवदास फिल्म में एक गीत है ना, काहे काहे छेरे मोहे, इस प्रकार का गीत है ना। देखिए, ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछा था कि देवदास फिल्म में ये फला गीत यानी काहे छेरे छेरे मोहे में कोरियोग्राफी करने वाले पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। ये सब इनके टोना टोटका जो है आगे पीछे जोड़ देते हैं एग्जामिनर, ताकि बच्चे लंबा लैंग्वेज देख के भाग जाए। लेकिन आपको भागना नहीं है, संघर्ष करना है, क्योंकि आप संघर्ष करने के लिए हो, है ना। तो भैया, देवदास फिल्म में गीत जो है काहे काहे छेरे मोहे में अभिनय कराने वाले, तथा मैंने भी जोड़ दिया यहाँ पे लखनऊ घराने से संबंधित नृत्य किस नृत्य से संबंधित है भैया, तो पंडित बिरजू महाराज, तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है भैया नृत्य, तो ये नॉर्थ इंडिया का। और मैंने आपको बता रखा है कि जो क्लासिकल डांसेस हैं, अगर महाराज सरनेम है तो आप नॉर्थ इंडिया वाला डांस यानी कथक को लगा देंगे। अगर सिंह सरनेम है या झावेरी सरनेम है तो आप जो लगा देंगे मणिपुरी के साथ। अगर रेड्डी सरनेम है तो आप लगा देंगे कुचिपुड़ी के साथ। अगर महापात्रा सरनेम है तो आप लगा देंगे ओडिसी के साथ। आपका 99.9% जो है सही होने की चांसेस होते हैं। अगर आपको याद है तब तो सोने पे सुहागा जी, तब तो बड़े अच्छे लड़का हो जी आप, है ना। अगर याद नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्लू आपका जो मेरा बात है टूटा हुआ, ये आपको काम करेगा। इसके अलावा अंग्रेजी में एक प्रश्न देखने को मिला, नेदर राम नोर हिज सिस्टर आर प्लेइंग। मैंने इंग्लिश के क्लास में ये वाला नियम करवाया है कि नहीं करवाया, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने 3 ही इंग्लिश का वीडियो बनाया था, आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लिए, तो फिर थोड़ा सा जो है वो हो गया, है ना। नेदर राम नोर हिज सिस्टर आर प्लेइंग। भैया, मैं आपको बताया हूं कि और नॉर के साथ एक नियम होता है, और नॉर इनके साथ एक नियम है कि जब भी ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा, इसके बीच में आएगा और नॉर, है ना। तो आपको जो है देखना है कि इसके जस्ट बगल वाला यानी S2 के हिसाब से आपको भर आना है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में लीजिए, ये नोर है, ये राम और हिज सिस्टर को जोड़ रहा है, ये 2 सब्जेक्ट है। ये पूरा हिज सिस्टर एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है आपका राम, ठीक है ना। तो ये भाई इसके हिसाब से जो है भरवाने वाला, यानी नॉर के बाद और नॉर के बाद जो चीज रहेगा उनके अकॉर्डिंग आपको भरवाना है। तो इस हिज सिस्टर्स के हिसाब से पुलरल ही आएगा, है ना। खाली सिस्टर होता तो ईज आ जाता, ठीक है। तो राम के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे हिज सिस्टर के अनुसार वर्ब चाहिए, जो आपका नो एरर करके दिया था, है ना। ये हूबहू एग्जैक्ट सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में आया था जी, हूबहू, ठीक है। इसी प्रकार से एंड से, टुगेदर से, विथ से, एलोंग विथ से, इन सब से भी जोड़ा जाता है सेंटेंस को, जिसमें कुछ नियम है। जैसे विथ, एलोंग विथ, है ना, इस सब से अगर जोड़ा जाता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपका वर्ब आता है ना। इसके अलावा
ये एरर डिटेक्शन में आया था, ये बता दिया है यहाँ पे लिख के। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, कल ही बताया ना, 3 भाषा है भैया अपने पास। सबसे पहले है हिंदी भैया, दूसरा है बंगला और तीसरा है मराठी। और मैंने ये भी कहा था कि आपको आश्चर्य होगा कि मराठी भाषा को तीसरी सबसे अधिक बोली जाती है इंडिया में, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा अगर विश्व स्तर पे बात करें तो विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसके बाद मंदारिन बोली जाती है, जो चाइना का भाषा है। अभी मैंने बताया भैया भूटान का भाषा क्या है, तो जोंगखा। क्या है? जोंगखा, जोंगखा। इसके अलावा बांग्लादेश का तो नाम से स्पष्ट है, नेपाल का नाम से स्पष्ट है। तो मालदीव का याद रख लीजिएगा, मालदीव का क्या है? दिवेही, दिवेही, दिवेही है जो है मालदीव का है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? बर्मा का, तो बर्मा का भी नाम से स्पष्ट है, बर्मी, बर्मी भाषा। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। पड़ोसी देशों का भाषा श्रीलंका का भी याद रख लीजिएगा, सिंगली भाषा और तमिल भाषा, है ना। तो चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रीता डांस किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं और मैं भी इसका आंसर नहीं जानता हूं, है ना भाई। जो नहीं जानता हूं नहीं जानता हूं, सीखूंगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्त, है ना। तो प्रीता डांस का मेरे पास आंसर नहीं है। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, बताइएगा जरा जरूर, है ना। इसके अलावा प्रीता डांस आपसे पूछा गया है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है? भैया कल ही बता, कल नहीं परसों बताया था। सबसे छोटा बेटा सबसे पहले घूम फिर के पिता के पास आके बैठ जाता है। तो ये 88 दिनों में बुध, है ना। सबसे अधिक दिनों में चक्कर लगाने वाला ग्रह है वरुण, है ना। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको बैठने का क्रम याद है ना, तो आप ये चक्कर बक्कर ऐसे ही समझ जाएंगे जी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 6 घंटे में लगाता है। चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, है ना। इसके अलावा चंद्रमा पे शांति की सागर स्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसे भी ध्यान रखना है। चंद्रमा से संबंधित शब्द को लूनर कहा जाता है और चंद्रमा के अध्ययन को सिलेनोलॉजी कहा जाता है ना, सिलेनोलॉजी। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट भूलना नहीं है आपको, अभी एग्जामिनर भूला है, 2008। चंद्रयान 2 2019, है ना। अभी जो चंद्रमा के महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान आने वाला है इसरो का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए सूर्य के क्रम में बैठने का क्रम, ये मान लीजिए ये सूर्य है आपका, सूर्य अच्छा है, अच्छा इस प्रकार से बना लेते हैं, है ना। तो इसके बाद सबसे पहले बुध होता है। मैंने क्या बताया भाई, बुध सबसे छोटा ग्रह है ग्रहों में, 8 में। तो सबसे छोटा लड़का सबसे अपने पिता के बहुत करीब होते हैं, है ना। जनरली माता के करीब होते हैं, लेकिन यहाँ पे पिताजी ही हैं खाली, माता तो है ये नहीं, है ना। तो माँ पिता के करीब है ना। माता समझ लीजिए स्वर्गवासी हो गए बुध के, है ना। इसके अलावा शुक्र, शुक्र 2 नंबर पे है। क्यों रहेगा 2 नंबर पे? क्योंकि हमें याद रखना है कि 3 नंबर पे पृथ्वी होता है और पृथ्वी की बहन है शुक्र। तो दोनों बहन एक ही जगह बैठेगी, क्योंकि 2 बहन हमेशा एक जगह बैठ के कुछ ना कुछ बातें करते रहती है ना। इसके अलावा आपको दिन का क्रम पढ़ देना है, जो मैंने बताया हूं। तो आपको रविवार पढ़ना है, रवि ग्रह होता है नहीं होता है, तो सोमवार होता है, सोम भी नहीं होता है। मंगल होता है जी। तो यहाँ पे मंगल लिख देना है, यहाँ पे लिखा है, पहले से लिखा है, मैं क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पे मंगल लिख देना है। फिर बुध पढ़ना है, मंगल के बाद बुध आएगा। बुध ग्रह होता है, लेकिन बुध को आपने पहले ही ले लिया है, छोटा बेटा है तो पापा के पास बैठे हैं। तो हम बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पति ले लेंगे। फिर शुक्र आता है, लेकिन शुक्र आप पहले ही ले लिए हैं, तो हम शनि ले लेंगे और लास्ट में अरुण वरुण को रखेंगे। तो ये बैठाने का क्रम है सूर्य के हिसाब से, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम है, सबसे बड़ा जुपिटर होता है, इसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। 5 नंबर पे हमारा पृथ्वी और मंगल, शुक्र, बुध, सबसे छोटा बुध। अब शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब शुक्र ग्रह का है। शुक्र ग्रह के बारे में एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि ये उल्टा चक्रण करता है। उल्टा चक्रण करने का मतलब क्या होती है, अगर आप लोग मुझे बता पाए तो बहुत अच्छा। ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर जो है घूमने का काम करता है। वैसे सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जो सीधी दिशा मानी गई है। इसके अलावा उल्टा चक्रण करने वाला जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, ये शनि का, सैटर्न का सैटेलाइट है, जिसे फोबे कहा जाता है। देखिए एक फोबोस सैटेलाइट है जो आपका मंगल का सैटेलाइट है, ये है फोबे सैटेलाइट, है ना। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था भैया? तो ये केपलर दिया था। किसने दिया था के बाद कुछ लिखा ही नहीं, तो ये केपलर ने दिया था, केपलर, केपलर। इसके अलावा बिना उपग्रह वाला कौन से 2 ग्रह हैं? तो एगो तो बुध है, एगो शुक्र है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, लड्डू उपग्रह है। इसके बाद सबसे चमकीला तारा भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो पतंगबाजी महोत्सव का आयोजन पहले भी पूछा गया है, तो गुजरात में उत्तरायण त्योहार के अवसर पे होता है। इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि गुजरात में किस त्योहार के मौके पे पतंगबाजी महोत्सव होती है? तो उत्तरायण। उत्तरायण को अन्य राज्य में उसी समय हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। अलग अलग स्टेट में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गुजरात में उत्तरायण, केरला में मकर बिलक्कू के नाम से जानते हैं इन्हीं त्योहार को, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, तो इसे पोंगल कहा जाता है ना।
इसके अलावा पतंग जो ये मैं बता ही दिया किस त्योहार पे होती है। इसके अलावा डिसीव का सिनोनिम पूछा गया था जी। डिसीव मतलब चीट करना होता है, धोखा देना होता है ना। तो इसमें होता है आपका चीट हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा, है ना, भ्रम उत्पन्न करना, डिसीव करना, धोखा देना, है ना। तो इस प्रकार से जो भी मिलता जुलता शब्द रहा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था? देखिए ये भी मैंने ऐसा रिलेट करके बताया आपको कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिए थे और 1893 में ही महात्मा गांधी आपको कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। तो ये दोनों बात मैंने एक ही जगह बताना है मेरे को आपको सब दिन, है ना, तो ध्यान रखिएगा भैया, है ना। तो स्वामी विवेकानंद का 1893 हो जाएगा। ये ऐतिहासिक भाषण था जहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे ही इतना कहा कि सारा असेंबली उठ के खड़ा हो गया, उनके बात में इतनी मतलब एक चमक झलक रही थी। आज हालांकि कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं विवेकानंद साहब, ये आप सभी जानते हैं। तो 1893 में इन्होंने भाषण दिए थे। विवेकानंद जी जो हैं ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। तो ये भी पूछा जाता है। विवेकानंद जी का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है ना। नरेंद्र नाथ दत्त जो है विवेकानंद जी का मूल नाम थे। इनके गुरुदेव का नाम रामकृष्ण परमहंस है, जिनको माता काली साक्षात दर्शन देती थी, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो बंगाली गद्यांश है, बंगाली गद्यांश, तो इसके पिता किसे कहा जाता है? बंगाली गद्यांश के पिता। तो देखिए बंगाली गद्यांश के पिता जो है ये कहा जाता है आपको काली प्रसन्न सिंह। काली प्रसन्न सिंह, काली प्रसन्न सिंह, काली प्रसन्न सिंह। देखिए अभी अभी काली जी की बात हुई, माता काली की, और यहाँ पे इसका नाम भी इस प्रकार से है, काली प्रसन्न सिंह। इसे बंगाली जो है गद्यांश, गद्य और पद्य जो दो भाग होते हैं साहित्य के, तो ये गद्यांश के पिता कहलाते हैं बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको अंग्रेजी में एक इम्परवियस शब्द आया था। इसके अलावा ए सेक्रेट पैलेस आया था। मैं ए सेक्रेट पैलेस को आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे ये सुनने में सही आया कि गलत आया, आई डोंट नो। ये सीक्रेट आया है कि ये सीक्रेट आया है? अगर सीक्रेट वाला हो जाएगा तो फिर मामला चेंज हो जाएगा, है ना। तो हाइड होने वाली जगह से आपको बताना पड़ेगा, है ना। और इस सीक्रेट माने पवित्र भी होता है ना। तो ऐसा होगा तो फिर अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार का एक फ्रेज आया है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक आपका जो ग्रीन हॉर्न आता है ना, अनुभवहीन, है ना, तो ये भी एक पूछा गया है ग्रीन से, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना दोस्तों। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 15 जून 2023 और आज भी जो है एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो काफ़ी काम के होते हैं और हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो जिनको भी एग्जाम देना है सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र राज्य के कौन सा त्योहार या फिर नृत्य है जो महाराष्ट्र के राज्य से संबंधित है? तो भैया आपके ऑप्शन में गुड़ी पाड़वा दे रखा था। गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। तो यहाँ पे राइट आंसर महाराष्ट्र के त्योहारों में गुड़ी पाड़वा हो जाता। जिन्होंने भी गुड़ी पाड़वा को टिक किया है वो उनका राइट आंसर है। ये वाली सीट जो है आज से 1.5 महीना पहले ही आप लोगों तक पहुंच गया है पीडीएफ के माध्यम से। तो आगे काम आपका बन जाता है। ये नववर्ष त्यौहार है। जैसे जम्मू कश्मीर में नवरेह कहते हैं, पंजाब हरियाणा में बैसाखी कहते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे उगादी कह देते हैं, केरल में इसे विशु कहते हैं, तमिलनाडु में इसे पोतांदू कहते हैं। तो इस प्रकार से असम में इसे बिहू कहते हैं। बिहू 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जी। ये सब नववर्ष त्यौहार है। एक मकर बिलक्कू वाला जो है आपका मकर संक्रांति के समय वाला लिस्ट वो भी दे दिया हूँ, तो उन्हें भी देख ले। इनको स्किप किया था एग्जामिनर इस वाले फेज में, लेकिन फिर से आज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा रंगोली, तमाशा, कोली, लेजिम, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, ये सभी महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार और नृत्यों में से हैं। जिसमें से शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव इन दोनों का शुरू करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो कोली डांस है ये महाराष्ट्र में जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरा समुदाय होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोली एक समुदाय का ही नाम है जिनका काम है मछली पालन या मछली पकड़ना। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में है जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये तीनों ही गुफा महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन एलिफेंटा पास जो है ये आपका श्रीलंका के अंदर है ना। गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये आपका जो है ताज होटल के जस्ट सामने है, ये भी महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन खाली संजय नेशनल पार्क कहेगा,
तो ये आपका कहाँ पे हो जाता है, एमपी के अंदर हो जाता है। एमपी के अंदर जो हाल फिलहाल में नेशनल पार्क पूछे गए बांधवगढ़ और संजय, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर की सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या हुई थी? ऑप्शन में आपका बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका ये सारे क्वेश्चन भेजने का श्रेय जो है नितिन सैनी को दिया जाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना। मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे वेरीफाई करने के लिए, ताकि भाई को थोड़ा सा खुशी मिले। इन्होंने मेहनत करके पूरा क्वेश्चन हूबहू लिख के टाइप करके भेजे हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस शहर की सबसे पहले जनसंख्या 10 लाख हुई थी? तो इसमें से बर्लिन, लंदन और न्यूयॉर्क, इसमें से लंदन आपका राइट आंसर है जी। लंदन में सबसे पहले 10 लाख की जनसंख्या होने वाली शहरों का कीर्तिमान रचा था। इसके अलावा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नमस्ते लंदन में दिखाया भी है। इसके अलावा वर्ष 2022 तक सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ये टोक्यो को नामित किया गया है। एक्चुअली ये बदलता रहता है ना। अभी जो मोस्ट क्राउडेड आपका जो सिटी है विश्व में, ये टोक्यो है जो जापान के अंदर है। इसके अलावा भारत में 4 महानगर है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई जो है यहाँ का है महानगरों में। ठीक है, इसके अलावा महानगर 4 कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सब दिन बताते हैं भाई 2 बात, एक तो सदस्यों का कार्यकाल और एक तो राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा मान लीजिए ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, तो इसका तो जनरली 5 ईयर जो है कार्यकाल होता है। ये घर है ना, ये घर है, आदमी नहीं है ना। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है, अस्थायी होता है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का, मेंबर का जो है आपका कार्यकाल पूछा गया है, तो 6 वर्षों का होता है ना। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसका विघटन यानी समापन कभी भी संभव नहीं है। राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं 250 होते हैं, जिसमें 238 चुनाव के माध्यम से और 12 जो है राष्ट्रपति के मनोनयन से आता है। राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग ही करवाता है। लोकसभा का चुनाव भी चुनाव आयोग ही करवाते हैं। विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कौन कराते हैं? आपका चुनाव आयोग ही करवाते हैं। लेकिन नगर निगम और पंचायत का चुनाव जो है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा जो है संसद के ऊपरी सदन है। निम्न सदन कौन सा है भाई? तो निम्न सदन जो है ये लोकसभा है। राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब जो हैं ये राज्यसभा के सभापति होंगे। देखिए, संसद से संबंधित आर्टिकल भी मैंने आपको याद करवाने की बात करी है ना। संसद से संबंधित जो आर्टिकल है ये बड़ा ही सिंपल है, 79 80 और 81 है ना। इसमें क्या होता है? 100 र ल है ना। इसमें क्या होता है? 100 र ल, 100 से संसद, र से राज्यसभा और ल से होता है आपका लोकसभा। तीनों एकदम लगातार है, 79 80 और 81, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यही 79 80 और 81, ये जो 79 को डिफाइन करता है यह 80 प्लस 81 है ना प्लस 52, ये तीनों मिलके जो है संसद बन जाते हैं 79, है ना। कैसे? राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति मिलके ही भारत का संसद का जो है फॉर्मेशन यानी डिफाइन किया गया है। तो संसद की जो 79 परिभाषा है ये 80 81 और राष्ट्रपति का जो पद है ये 52 में है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 79 आता है। तो इस प्रकार से भी आप नए अंदाज में सीख सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से, अच्छा, लोकसभा में जो सदस्य आते हैं भैया उसमें 20 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए जो है आपका आरक्षित रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन में तो 2 मिला है मुझे, वेदांतम सत्यनारायण और राधा रेड्डी, तो ये दोनों कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। एक ऐसा कलाकार जो एक्सेप्ट कुचिपुड़ी होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन प्राप्त नहीं है, 2 प्राप्त हुए हैं, दोनों कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो ये दोनों आंसर तो नहीं होगा। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी के साथ साथ भरतनाट्यम भी कर लेते हैं, इस पे जो है ताला लगाइए, मतलब स्टार लगाइए। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, रेड्डी फैमिली, वेदांतम सत्यनारायण, है ना। इसके अलावा स्वपन सुंदरी, ये सभी के सभी जो है कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। इनके अलावा कोई एक नाम होगा, 3 इसी प्रकार से होगा और एक जो है अलग होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में भी देखने को मिलेगा और कुचिपुड़ी में भी। सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम में भी मिलेगा और ओडिसी में मिलेगा। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, है ना। मृणालिनी साराभाई को आप दर्पण स्टूडियो के लिए जानते हैं, दर्पण स्टूडियो के लिए जानते हैं। सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, SK सरोज, ये सभी के सभी जो हैं आपके भरतनाट्यम से संबंधित कलाकारों में से हैं। ठीक है, उदय शंकर, कृष्णा नायर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, ये सभी के सभी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं जो केरल से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि कथकली कहाँ का नृत्य है। ठीक है, अब देखिए कल्याणी अम्मा, यही पूछा जाता
जाता है कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी। गीता गायक, गायक नहीं है नायक होगा, हाँ नायक सही है, गीता नायक, ये तीनों के तीनों मोहिनीअट्टम से संबंधित है। संयुक्ता पनिगिरी, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, है ना, गुरु केलुचरण महापात्रा, है ना, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, ये सभी के सभी जो हैं आपके ओडिसी संबंधित हो जाएगा जी। इसके अलावा झावेरी बहन, ये 4 बहनें, दर्शना, नैना, सुवर्णा, है ना, चारू माथर, कलावती देवी, बिंबावती देवी, है ना, सविता मेहता, और जो भी सिंह सरनेम है, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, आतंब सिंह, है ना, ये जो भी है, नल कुमार सिंह, ये सभी के सभी जो है आप, गुरु विपिन सिंह, ये सभी के सभी जो है मणिपुरी में आ जाएंगे। मैंने कुल बता दिया है, सिंह रहेगा तो मणिपुरी, महाराज रहेगा तो कथक, महाराज रहेगा तो कथक, रेड्डी रहेगा तो आपको जो है कुचिपुड़ी के साथ भागना है, महापात्रा रहेगा या फिर पटनायक रहेगा तो आपको जाना है ओडिसी के साथ, है ना। इसके अलावा मिताली राज का आत्मकथा पूछ लिया है, तो मिताली राज का आत्मकथा है अनगॉडेड, अनगॉडेड राज, इसका नाम है अनगॉडेड राज, है ना। मिताली राज का ओरिजिनल मतलब जो किताब का नाम है अनगॉडेड राज, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मिताली राज एकमात्र ऐसा भारतीय है जो 10,000 रन तक पहुंचने वाली महिला बनी, है ना। और मिताली राज को पिछला वाला जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो 12 आदमी को दिया गया था 2021 के लिए, 2022 के लिए मात्र 1 आदमी को दिया गया है, शरद कमल को, ठीक है। जो पिछले साल वाला जो 12 आदमी को दिया गया था इसमें एक मिताली राज भी शामिल थी जो आउटसाइडर थी। मिताली राज और सुनील छेत्री ये आउटसाइडर थी, बाद बाकी सभी ओलंपिक के या फिर पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी जिनके यहाँ पे आत्मकथा इससे पहले भी आपको जो है परिचित करवा ही दिया था, फिर से देख लीजिए। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की किताब है, द स्टेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की किताब है, सनी डेज, है ना, सनी डेज सुनील गावस्कर का किताब है, अटूट मैरी कॉम का किताब है, मेरे जीवन का परीक्षण अर्जुन सिंह का किताब है ना, डिफिकल्टी इन माय लाइफ, है ना। इसके अलावा एस एंगेट्स ओट्स ये सानिया मिर्जा का किताब है ना, विन टू प्लेइंग, है विन टू प्लेइंग, है ना, साइना नेहवाल का किताब है। तो ये दोनों जो सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल का है ना, आने वाले शिफ्ट में यही टॉप पे रहेगा, है ना। इसके अलावा ये सेंचुरी इज नॉट एनफ बता दिए हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ ये भी पूछा जा चुका है। मिल्खा सिंह साहब के कल इसके बारे में, इनके बेटे के बारे में पूछा गया था कि जी मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, तो गोल्फर है ना, ये भी बता रखा था मैंने। इसके अलावा ये मोहम्मद अली का देहांत हो गया है जो पेशेवर अमेरिकन मुक्केबाज थे, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। द ग्रेटेस्ट माय ऑन स्टोरी इनकी किताब का नाम है। इसके अलावा सुरेश रैना की किताब का नाम बिलीव है, लक्ष्मण की किताब का नाम 281 एंड बियॉन्ड है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे जी, है ना। इसके अलावा हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन वापस ले जाता है। देखिए मैं एक दिन फिगर बना के आपको बताया था, मेरी फिगर तो बहुत कमजोर है, फिर भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये मुंह है और ये नाक है, तो यहाँ से जब हम हवा लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ जाता है फेफड़े के अंदर। फेफड़े के अंदर अनेकों प्रकार के मतलब बहुत सारे चेंबर बने होते हैं जहाँ पे लाल रक्त कण जो है पहले से आके बैठे रहते हैं, इसमें खून भरा रहता है, ठीक है। इस लाल रक्त कण में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न पार्टों में जो है रन कराते हैं, और सेल में उपस्थित किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर घसीटते ले आता है यही आरबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी आंसर हो जाएगा, आरबीसी आंसर हो जाएगा, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी अगर ऑप्शन में है तो आरबीसी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा खून ऑप्शन में है तो खून हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट ऑप्शन में क्या था। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने का काम जो है आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन का ही होता है। अलग से भी पूछा जाता है, और आज ही मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कौन ले भेजता है बाहर, है ना। तो सब चीज तो नहीं हर वक्त सटीक ही लग जाएगा भाई, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं। आरबीसी का जो जीवन काल है ये 20 से 120 दिन तक होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त काल का जीवन काल जो है ये 2 से 4 दिनों तक होता है। श्वेत रक्त कण जो है इसे बीमारी से लड़ने वाला यानी असंक्रामक तत्व की जनक मतलब कह सकते हैं आप। शरीर में सबसे पहले हमें कोई भी रोग जब आघात करता है तो ये फाइट करता है उससे, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे श्वेत रक्त कण को। इसके अलावा इसे प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। प्लीहा मतलब स्त्रीलिंग, इसे हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं। इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है क्योंकि जब इसमें अधिकांश आरबीसी मरते हैं। इसके अलावा कलबेलिया नृत्य की उत्पत्ति राज्य पूछा गया है तो राजस्थान। इसकी श्रेय किसे जाता है, गुलाबों को। गुलाबो जो है सपेरा जनजाति की एक लेडीज है जिन्होंने इस नृत्य का बीड़ा उठाया और प्रसिद्ध बना दिया, है ना। तो इसे कहते हैं कलबेलिया नृत्य और गुलाबो सपेरा का नृत्य, इसीलिए इसे कहा जाता है गुलाबो सपेरा का नृत्य, ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान के अन्य त्योहार हैं ये मैं आगे दिखाऊंगा क्योंकि राजस्थान से एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा मध्ययुगीन में रक्स को क्या कहते हैं भैया। नितिन सैनी जी मेरे ये समझ नहीं आए ये रक्स क्या है, जरा आप इसे क्लियर करके लिखेंगे कि ये क्या लिखे हैं आप, थोड़ा
तो मैं इसको जो है बाद में आपको ऐड करूंगा अगले शिफ्ट में। ये क्वेश्चन हुबहू जैसे लिखे हैं मैंने भी लिखा है ना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द को जोड़े गए थे? सब दिन बताते आए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य, संसद के कार्यकाल में बढ़ोतरी, इसके अलावा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाना। तो ये सभी जो दखल अंदाजी हुआ था ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही चेंजेस देखने को मिला था। ठीक है, तो इसमें से आपको समाजवादी दिया गया था तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाई गई, जो मैं बताया ना अभी मौखिक रूप से, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। शिक्षा से संबंधित जो मौलिक कर्तव्य आपको ऐड किया गया 11वीं, ये आपका 2002 में 86वां अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य 10 से बढ़ के 11 हो गया, जिसे पार्ट 4A आर्टिकल 51A में रखा गया है। देखिए जो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 है, इसके तहत आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट भी है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका जो है अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है शिक्षा वाला और फंडामेंटल राइट है, दोनों का अमेंडमेंट सेम है 86 कब 2002 में। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट वाली बात करी गई है ये 2002 से लागू नहीं हुआ है ना, ये बाद में लागू हुआ। इसके अलावा बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? देखिए बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को आप जो है चैत्य मंडप, विहार, स्तूप, इनमें से हमें 3 ऑप्शन मिला है, तो इसमें से सबसे सटीक मैं बिहार को मारूंगा, बौद्ध बिहार को मारूंगा जी। ठीक है, क्योंकि चैत्य मंडप ये बनावट के हिसाब से इसे कहा जाता है, और स्तूप जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म के अवशेष, जो कोई भी चीज ऐसा यादगार टाइप से होते हैं तो इन्हें रखा जाता है। तो इसीलिए मैं इस यहाँ पर जो है बिहार को ही मारूंगा। एक्चुअली ये विहार होता है, वर्षिकार है ना, विहार होता है, तो इसे मारेंगे। आप लोग बताइएगा कि इसमें इन तीनों में से ऑप्शन को क्या चूज किए हैं। सही बात है जी, ऑप्शन कभी कभी ऐसे दे देते हैं जो सब मिलते जुलते होते हैं, जैसे सिनोनिम वगैरह, है ना। एक आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एजरा कप, एजर कप किससे संबंधित? देखिए अजर लिखा है इन्होंने, तो अजर कप जो है ये नहीं है, एक एजरा कप है, एक एजरा कप है, या फिर एक अजहर है कि किस खेल से संबंधित है। तो अजहर जो है ये तो आपका क्रिकेट से संबंधित है, मोहम्मद अजरुद्दीन है ना, क्रिकेट से संबंधित है भाई, इन पे जो है बैन लगा है ना। तो ये इनके ऊपर पिक्चर भी बना है, बायोपिक है ना, इमरान हाशमी उसमें हीरो है, मैंने वो पिक्चर देखा है। इसके अलावा एजरा कप जो है ये पोलो से संबंधित है जी। अगर एजरा कप पूछ रहा है, इससे पहले सेकेंड शिफ्ट में राइडर कप पूछा गया था जो गोल्फ से संबंधित है, और मैं नहीं बता पाया था क्योंकि क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया था, बाद में प्राप्त हुआ है ना। और बाद में जो है कोई जादव जी हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन जो है भेज रहे हैं सेकेंड शिफ्ट का, तो मैं इंक्लूड कर लिया हूँ जो छूट गया था। ठीक है, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो राइडर कप और गोल्फ कप जो है, वाकर कप, ये गोल्फ से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह है एक इस प्रकार के नाम से मिलता जुलता, तो यह हॉकी से है। एजरा कप पोलो से है, पोलो में 4 गो खिलाड़ी होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रिकेट का मैंने कल बहुत सारे कप बताया था। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाली राज्य कौन सी है, इसीलिए ये आपका सीट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है ये तो राजस्थान है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है जी, चौथा स्थान पहले आंध्र प्रदेश का आता था लेकिन तेलंगाना साइड हो गया, तो चौथा स्थान अब उत्तर प्रदेश का आ रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जो है भारतीय स्टेट की जो है स्थान है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया कि नर्मदा नदी किस राज्य से होकर निकलती है, सब दिन बताते हैं भैया मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक के पहाड़ी से। ठीक है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और पश्चिम दिशा में बहना स्टार्ट करती है और आके जो है आपका अरब सागर में समा जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो आपका अरब सागर में गिरती है जी, है ना। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये आपका गोदावरी है। सेकेंड स्थान जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा है, और तीसरा महानदी है, ये अरब सागर में गिरने वाले नदियों के लिहाज से है। अब देखिए जो नर्मदा नदी है इस पे आपका सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना बहुत पूछा जाता है, इसे मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है जी नर्मदा नदी को, और ये सबसे बड़ी जो है इनका, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। अब डेल्टा क्या होता है आप जानते हैं, जो तिकोना जो अवक्षेप नदी द्वारा बहा के लेके जो जमा करवाता है उसे ही डेल्टा कहा जाता है। और ये दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा जो है
ये सुंदरबन डेल्टा है। ये कहाँ पे है जी? पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये बांग्लादेश के सीमा तक भी लगती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरबन डेल्टा की सीमा किस राज्य को टच कर लेती है, तो बांग्लादेश है ना। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, है ना, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं सुंदरबन डेल्टा को। इसके अलावा जी कृष्णा नदी का उद्गम पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कथकली कहाँ का नृत्य अभी बताया? केरल का नृत्य है कथकली, है ना। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। दोनों ही शास्त्रीय नृत्य जो है अकेला केरल अपने पास लेके रखा है। मोहिनीअट्टम में भगवान नारायण की पूजा होती है, यानी भगवान विष्णु की पूजा होती है। भारत की सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से राज्य, जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर से समझाया, जनगणना 2011 के अनुसार पहला राजस्थान है ना, दूसरा MP, तीसरा आपका जो है महाराष्ट्र, चौथा जो है उत्तर प्रदेश बन गया है, पहला जो है चौथा आंध्र प्रदेश था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि 1920 दोष सिद्धि कानून को बदलकर 2022 में किस अधिनियम को लाया गया? तो आपराधिक पहचान अधिनियम 2022 में आया। ये जो है 1920 दोष सिद्धि कानून का ही रूपांतरण है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सितार से संबंधित नहीं है? बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन बड़ा टफ था, इसमें ऑप्शन बड़ा टफ था, तो अब ऑप्शन नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता। फिर भी रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमाशंकर, बंदे हसन, विलायत खां, ये सभी के सभी सितार से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मिला लीजिएगा जो मैं PDF दिया हूं उससे ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, जिस दिन एग्जाम नहीं था, उस दिन मैं सितार का जो है पुराने खंगाल के, आज से 10 साल 5 साल के अंदर जितने भी मतलब जो कि लुसेंट वगैरह में नाम नहीं है, वैसा डाल के मैंने आपको PDF दिया था, देख लीजिएगा कि उसमें से है क्या। इसके अलावा जो सेकेंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, ये आप देख लीजिए। सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी क्षेत्र में तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? वायुदाब बढ़ता है, वायुदाब घटता है, वर्षा होती है, गर्मी बढ़ती है। मैं तो सीधा सीधा तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ा दूंगा जी, है ना। इसके अलावा प्रथम भारतीय महिला जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो ये आपका तन्वी शाह था, है ना। तन्वी शाह जो है प्रथम भारतीय महिला, इसके बाद में जो बहुत सारे महिला हुई, है ना, लेकिन तन्वी शाह फर्स्ट महिला हुई जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला था भारतीय में, है ना। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम पुरुष पंडित रविशंकर साहब, जो सितार से संबंधित है ना। वर्तमान में ग्रैमी अवार्ड के जो होल्डर है इंडिया में AR रहमान है, रिकी केज है, फाल्गुनी शाह है, ये सभी के सभी जो है ग्रैमी अवार्ड के जो है प्राप्त करता है इंडियन, है ना। इसके अलावा ब्रीटा डांस आपसे पूछा गया था। ब्रीटा डांस तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ब्रीटा डांस पश्चिम बंगाल से छऊ भी है, छऊ उड़ीसा झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल। यात्रा भी है, यात्रा में मैंने कई प्रकार के यात्रा आपको दिखाया है जी। यात्रा एक आपका धनु यात्रा होता है, धनु यात्रा, एक आपका जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, एक आपका मेदराम यात्रा होता है, मेदराम यात्रा, है ना। तो ये सभी के सभी जी अलग हैं। मेदराम यात्रा तेलंगाना की त्योहार है, जो इंडिया के कुंभ मेला के बाद सेकेंड लार्जेस्ट मेला है। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। धनु यात्रा ये भी ओडिशा के अंदर ही त्योहार होती है। तो ये जो है अलग अलग यात्रा अलग अलग जगह की, और खाली यात्रा रहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में गंभीरा होता है, गंगा सागर मेला भी होता है, ये मकर संक्रांति के मौके पे ही होता है गंगा सागर मेला, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनाने वाला प्रथम राज्य, देखिए मुझे वहां पे लगा कि प्रथम भारतीय दक्षिणी राज्य, है ना, इसलिए मैंने कर्नाटक बता दिया है, और मैंने कमेंट को नीचे पिन कर दिया था कि गलती होगा भैया सुधार कर लीजिए, है ना। तो वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनाने वाला प्रथम ओवरऑल इंडियन स्टेट में उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। और प्रथम दक्षिणी राज्य कहेगा ना तब कर्नाटक होगा, ठीक है। ये जो है जुलाई महीना में अपनाया है, और ये जो है अगस्त महीना में अपनाया है कर्नाटक, ठीक है। इसके अलावा GST अपनाने वाला प्रथम राज्य असम है, ये ध्यान रखेंगे। जातिगत जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य बना है बिहार, तो ये करंट सेक्शन से आएंगे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन है ये, तो ये तीरंदाजी है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोखंगा बता दिए है। झूम भूटान की जो मुद्रा है न्यूट्रोगलम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। झूम खेती को और क्या कहते हैं भैया? काट छांट वाली खेती पहाड़ी ढलान पे की जाती है। झारखंड में इसे कुरुबा, राजस्थान में इसे बालरा, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहा जाता है। मच्छर किस समुदाय के प्राणी है? आर्थ्रोपोडा है। कीट पतंग जो भी है, केकड़ा, कैटरपिलर, मकड़ी, है ना, मक्खी, मच्छर, ये सभी के सभी कहाँ आ जाएंगे? आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। केचुआ, जोक, यानी जिसकी आकार जो है लीच जैसे यानी ट्यूब के आकार का है, तो ये नीलिडा में आ जाता है। जिनके ऊपर में कवच लगे हैं, ये कवच वाला हो गया भाई साहब, ये घेंगा हो गया, घेंगा, तो ये आ जाएगा आपका मोलस्का में। इसके अलावा और भी है जो आपको ध्यान रखना है, शैवाल, बैक्टीरिया, ये जो है आपके शैवाल हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो अधिकांशतः इनके पार्ट जो है
है थाइलोफाइटा में आ जाता है। इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही जो है जय जयकार नहीं होती, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। अब तालियां नहीं बजाओगे तो आवाज कहां से आएगा भैया, है ना। इसके अलावा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की नृत्यांगना कौन है? तो भाई ये ऑप्शन के हिसाब से यामिनी कृष्णमूर्ति सटीक बैठता है इस क्वेश्चन के लिए, राइट आंसर, है ना। इसके अलावा भारत में गर्मी और बरसात खत्म होने के बाद शीत ऋतु किस महीने में आती है? तो मैं अगर नवंबर भी है दिसंबर भी है तब भी मैं दिसंबर को ही मारूंगा, क्योंकि शीत ऋतु को जो ऑफिशियल आने का समय है ये दिसंबर ही है जी, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, है ना। जिनका भी एग्जाम बाकी है उनसे क्या होती है, पूरे दिन का लेखा जोखा आपके पास आ जाता है, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिल जाती है सवेरे अर्ली मॉर्निंग, तो ध्यान रहे, है ना, ले लीजिएगा।